अपने विलियन चैप्टर में हमारा क्या चल रहा है? हिमांक का अवनमन खत्म कर दिया था, है ना। क्वेश्चंस भी समझाए थे मैंने, कुछ करने के लिए दिए थे ना। कर लिया, क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, देखो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्या? प्रासरण और प्रासरण दाब। ठीक है, चलो भाई लिखो हेडिंग, प्रासरण, प्रासरण और प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग होगा। ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और ठीक तो लिखा था भैया, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। कैमरा सेट कर भी थोड़ा सा, हाँ देखे है ना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो बात करते हैं डिटेल में, ठीक है ना, क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण। क्या होता है प्रासरण, है ना, इसकी बात होगी सबसे पहले। देखो हम डायग्राम से बात करते हैं इसके कुछ, है ना। मैं इसमें सबसे पहले बीकर बनाऊंगा, इसे ले लेते हैं कंटेनर। ठीक, बीच में हम एक लेंगे परागमय झिल्ली, अर्ध परागमय झिल्ली। ये झिल्ली क्या काम करती है बताऊंगा अभी सबको। चलो कोई बात नहीं। ये मेरे पास ना बड़ा सा कंटेनर है, बंद पात्र है। इस बंद पात्र में हमने बीच में क्या कर दिया, एक अर्धपरागमय झिल्ली की दीवार लगा दी। एक अर्धपरागमय झिल्ली की दीवार लगा दी मैंने, और इसमें एक और तो मैं भर दूंगा प्योर जल, शुद्ध जल भर दूंगा, केवल जल जो कि शुद्ध विलायक की भांति कार्य करेगा। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे विलायक। ठीक, कैसा? शुद्ध विलायक जल होगा बिल्कुल, ठीक है ना। और अगली इधर की तरफ हम जो भर देंगे वो भरेंगे विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय उपस्थित है, मौजूद है, इस तरफ। ठीक है, ये लाल लाल जो है ये विलय के कण हैं, अवाष्पशील विलय के कण हैं ये लाल लाल। झिल्ली में घुस गया एक, बाहर निकल। ठीक है भाई, ये है NVS युक्त विलयन, नॉन वोल्टाइल सोल्यूट अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। ठीक है ना। अब यहां पर मैं इस सर एक बात बताऊं तुमको, ये जो है पट्टी बीच में, इसे कहते हैं अर्धपारगमय झिल्ली। ठीक है ना, अर्ध पारगमय झिल्ली। झिल्ली का अर्ध पारगमय झिल्ली, इसे अपन लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं, है ना, इसको भी परिभाषित कर दूं कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती क्या है। ठीक है भाई, देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, SPM बोलेंगे। SPM बोले तो
सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे अनेकों छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र इतने बड़े होते हैं कि वो केवल विलायक के अणु को ही गुजरने का, यानी वहां से निकलने का परमिशन देता है, अलाउ करता है, ठीक है ना। तो लिखो अर्धपराग में झिल्ली क्या होता है, जल्द लिखा देखो मैं। यह एक सीट या फिल्म की भांति होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना। अर्धपराग में झिल्ली यानी कि एसपीएम केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने की अनुमति देते हैं, विलायक के अणु विलय के अणु इस एसपीएम से, इस मत लिखो, अणु एसपीएम से नहीं निकल सकते, है ना। एसपीएम से गुजर नहीं सकते, गुजर नहीं सकते। बात समझ में आया। ये कहां से आते हैं, ये जंतु या वनस्पति किसी से क्या भी हो सकता है, ठीक है ना। अर्धपारगमय झिल्ली, अर्धपारगमय झिल्ली जंतु अथवा वनस्पति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वनस्पति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देखो ये तो वनस्पति या फिर जंतु से आप प्राप्त कर सकते हो, तो प्राकृतिक अर्धपराग में झिल्ली हो जाएगा। लेकिन कुछ अर्धपराग में झिल्ली ऐसे होते हैं जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, तो वहां पर आता है फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड का बनता है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। इसका हम लोग संश्लेषित बना लेते हैं। का तरबल संश्लेषित एसपीएम बनाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। तुमने ना सुना होगा बोलते हुए कंपनी को कि जो आरओ आता है हमारे इसमें फिल्टर कॉपर का बना है, लगा है, सुना है, वो यही होता है, ठीक है ना। कॉपर का बना है तो कॉपर का बढ़िया बनेगा। अगर किसी और धातु का लेंगे जैसे कि एल्युमिनियम तो अच्छा नहीं बनेगा ना। तो आरओ वगैरह में फिल्टर होता है ना, पानी फिल्टर होता है, तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ भाई, रिवर्स मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम परासरण, ठीक है ना। तो वहां पर सिखाऊंगा तुमको, अभी आएगा। तो आरओ में ही कॉपर फेरोसाइनाइड का बना के लगाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रांग होता है। बाकी सुअर की चर्बी वगैरह होती है ना, तो उससे भी यूज करते हैं लोग, है ना।
चलो, ये तो बात हुई किसकी, प्रासरण की। अच्छा, प्रासरण क्या होता है अभी तो मैंने समझाया नहीं आपको, अभी तो मैंने तुम्हें सेमी परमीबल मेम्ब्रेन समझाया है ना। प्रासरण अब हम समझेंगे। देखो, इसमें मुझे ये बताओ, इधर शुद्ध विलायक है, तो जिस ओर शुद्ध विलायक है ना, देखो जहां शुद्ध विलायक है इसे बोलेंगे, बोलेंगे क्या, इसको आप बोल सकते हो सनु विलयन। ये विलयन तो है नहीं, विलायक है शुद्ध। शुद्ध विलायक के अणु विलायक की ओर से विलयन की ओर अपने आप स्वयं प्रवाहित होने लग जाएगा, ठीक है ना। इस प्रवाह को हम कहते हैं प्रासरण। इधर जितने भी, इधर जितने भी विलायक के कण हैं वो इधर की तरफ गतिशील हो जाएंगे अपने आप स्वयं। और कब तक गतिशील होंगे, जब तक कि दोनों ओर विलायक के अणु समान मात्रा में ना हो जाए। विलायक के अणु की सांद्रता दोनों ओर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से इधर भी उधर भी क्या ना हो जाए, बराबर सांद्र के ना हो जाए, तब तक विलायक के अणु विलायक की ओर से विलयन की ओर निरंतर गतिशील रहेगा, प्रवाहित होता रहेगा। बात समझ में आई तुमको। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रासरण, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि निम्न कंसंट्रेशन से उच्च कंसंट्रेशन की तरफ विलायक का प्रवाह अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा होती है, तो हम कहते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो अर्धपराग में झिल्ली है, अगर आप इसका नाम नहीं लोगे, इसकी परिभाषा लिखते हैं समय, तो परिभाषा फिर वो प्रासरण की नहीं होगी, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा डिफ्यूजन यानी विसरण। अब यहां पर मैं गैस छोड़ दूं, तो यहां पे जैसे ही गैस छोड़ूंगा तो गैस क्या यही रहेगा, ये गैस यहां से चल के वहां तक जा सकता है ना, क्योंकि गैस के जो कण हैं उसके अंदर अधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा है। तो उस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होगा, वो जो कण है यहां से उड़ के वहां पहुंच जाएगा, इधर उधर हर जगह में फैल जाएगा। तो ये जो अपने आप फैल रहा है इसे बोलेंगे विसरण। क्या बोलेंगे इसको, तो गैसों का फैलना, जैसे मान लो घर में खाना पक रहा है, खुशबू यहाँ तक आ रही है, तो वहां से गैस जो है उड़ करके हमारे तक पहुंच रहा है, तो वो विसरण हो रहा है। वहां पर कोई अर्धपराग में झिल्ली नहीं है। जहां पर गैस ज्यादा है वहां से कम की तरफ क्या हो रहा है, अपने आप प्रवाहित हो रहा है, इसे बोलेंगे विसरण। लेकिन अगर यही विलायक के कण यहाँ पर है, वो अर्धपराग में झिल्ली द्वारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ प्रासरण बोलते हैं इसको। तो सिंपली क्या होता है, आओ करें इसको परिभाषित, है ना। प्रासरण, विलायक यहां लिख देना इधर, प्रासरण क्या होता है, प्रासरण यानी कि ओस्मोसिस, विलायक के अणुओं का विलायक की ओर से विलयन की ओर अर्धपराग में झिल्ली, अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गमन या प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। प्रासरण कहते हैं। बात समझ में आया तुम्हें, प्रासरण क्या है। प्रासरण की परिभाषा हमारी ये होती है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से शांत सॉल्यूशन की ओर अर्धपराग में झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं की प्रवाह प्रासरण कहलाता है, ठीक है ना। इन डाइल्यूट का मतलब ये है कि वहां पर कण कम है, विलय के विलायक के कण वहां पर क्या है, ज्यादा है, तो जब तो तब तक प्रवाहित होगा वो जब तक कि दोनों ओर विलायक के कण इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इसका तुम्हें उदाहरण कहाँ मिलता है देखने को, अब जो गर्मी के मौसम में सब्जी वाला जो है ना लगातार पानी मारता रहता है धनिया पत्ते पे या हरी सब्जियों पे, क्यों मारता है, वो कह रहा है साफ करने के लिए, वो कह रहा है ताजी करने के लिए। ये सब तो अनपढ़ों की भाषाएं होती है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ी
साइंस या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, वो ही तो बोलेंगे। ये बोल रहा है साफ करने के लिए पानी मारता रहता है सब्जी वाला, ये कह रहा है क्या करने के लिए, ताजा रखने के लिए। अब नीतीश बोलने वाला था कि जगाते रहते उसको सो ना जाए। हाँ, तो ये बोलने वाला था, ये कह रहा है बराबर रखने के लिए। यू क्या, अब ये क्या, देखो गर्मी का मौसम है, जो हरी सब्जियां होती है वो ताजी क्यों रहती है, उसके अंदर पानी रहता है भरपूर मात्रा में, है ना, पानी रहती है। पानी कहाँ होती है, कोशिकाओं के अंदर पानी होती है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, अधिक तापमान के कारण उस सब्जियों के अंदर की जो जल होती है वो वाष्पीकृत होकर क्या होती है, हवा में उड़ जाती है। तो जब अंदर से जल बाहर निकलेगा तो पत्तियां जो होती है, जो सब्जियां होती है हरी, उस वो सिकुड़ने लगती है, कोशिकाएं उसकी सिकुड़ने लगती है। पानी बाहर निकल गया तो सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो तुम कहते हो ये सब्जी यार कैसा हो गया, है ना, बेकार हो गया, ये तो बोलते हो। तो वो पानी लगातार मारते रहते हैं ऊपर से। तो पानी मारने से क्या होता है, अंदर तो सांद्रता ज्यादा है पत्तियों के अंदर, वहां मिनरल भी तो है, तो हम ऊपर से पानी मारते हैं प्योर विलायक। तो प्योर विलायक जो होता है वो ऊपर से सब्जी के पत्तियों में या सब्जियों में प्रवेश कर जाती है अर्धपराग में झिल्ली द्वारा। अब काकू ने अगर गंदा पानी मार दिया उसके ऊपर तो अंदर खाली पानी जाएगा, गंदगी नहीं जाएगी पानी में से। जो छोटे छोटे कण होंगे ना भाई, इसने मान लो ऐसा पानी मार दिया जो गंदा हो, धूल मिट्टी हो उसमें, तो जैसे खीरे पर ये गंदा पानी मारेगा तो खीरा ताजी हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि खीरे के अंदर गंदगी घुस जाएगी उस पानी के अंदर जो था। क्यों नहीं जाएगी, खीरे की ऊपर की जो झिल्ली होती है ना, उसके ऊपर क्या होता है, अर्धपराग में झिल्ली होती है। ये अर्धपराग में झिल्ली जो उसके अंदर कण होंगे विलय के छोटे छोटे, उसे प्रवेश नहीं करने देगा। वो कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो विलायक के अणु है, जल के अणु, उसे प्रवेश करने देगा। तो जो पानी वाष्प बन के उड़ गया था वापस से क्या हो जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा, तो कोशिकाएं फूल जाएगी। कोशिकाएं फूल जाएगी, तुमको कह रहे वाह ताजा हो गई है कि नहीं, ठीक है ना। अभी तुम देखना गर्मी का मौसम है तो खीरे वगैरह आते हैं, ककड़ी वगैरह, तो खेतों में लगे होंगे, उसके बेल होंगे, है ना, गाँव में जाके देखना बेल होंगे ना। कड़ी दोपहरी में देखना जब धूप होगी तो पत्ते ना ऐसे रहेंगे मुरझाए हुए, नहीं रहते, ऐसे रहते हैं पत्ते गिरे गिरे से। अभी जाओ मॉर्निंग के टाइम पे 6 बजे 7 बजे 10 बजे तक भी देखना पत्ते खिले पाएंगे हरे हरे, नहीं, क्यों, गर्मी के मौसम में दोपहरी में पत्ते मुरझाए नहीं कह सकते हो, ये कह सकते हो तो ना ऐसे पड़े रहते हैं आलस में, जैसे हो गिरे पड़े हो, खिले नहीं रहते बिल्कुल ऐसे ताजा, झुके रहेंगे ऐसे। क्यों, उस समय पर वाष्पीकरण हो रहा होता है उसका, क्योंकि दोपहरी के समय रंध्र खुले रहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, प्रकाश आता है, और उसी समय पानी का लॉस हो रहा होता है। जब पानी का लॉस यानी कि ह्रास हो रहा होता है तो क्या होता है, पानी कम हो गया सेल्स में, पानी कम हो गया तो वो बेचारे ढीले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना। और रात्रि में क्या होता है, जैसे सनलाइट खत्म हो गया, प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ, रंध्र बंद हो जाएंगे, पानी बाहर जाएंगे नहीं, पानी बाहर जाएंगे नहीं तो जितनी पानी आएगा कहाँ से, रूट से, जड़ों से, तो क्या हो जाएंगे, कोशिकाएं खिल जाएंगी उसकी, है कि नहीं। इसीलिए क्या होता है, पूरे रात भर पानी आकर के पत्तियों में जमा रहता है, पत्ती खड़ा रहता है ठीक है ना। इसलिए जाके देखो सुबह को खड़ा मिलता है, सारे के सारे फल पत्तियां। तुम क्या समझ रहे हो, ये हंस रहा है काकू, कुछ और समझ रहा है। मैंने कहा ना सुबह सुबह देखो खड़ा मिलेगा, ये यार क्या क्या समझ रहा है सिट काकू। अरे भाई रात भर इकट्ठा होता है पानी उसके अंदर, इसलिए सुबह को ना सारे पत्तियां तन के रहती है, खड़ी रहती है, ताजा ताजा दिखती है ना वो। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो सब्जी वाला भैया पानी मारता रहता है ना, सब्जी को जगाता नहीं है, धोता नहीं है, ओए साफ नहीं करता, उठेगा ना, क्या करता है। अच्छा उस सब्जी वाला तो अनपढ़ है, उसे नहीं पता कि मैं पानी दूंगा तो क्या होगा अंदर प्रोसेस, उसे बस ये पता है साफ खिला रहेगा अच्छा दिखेगी नहीं तो बिकेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रासरण की सारी प्रक्रिया ऐसी है। मटर, मटर देखा है, मटर रात को पानी में डाल दो, सूखा मटर देखना ताजा मिलेगा सुबह तक, खिला खिला सा, है ना। वो खाते हो जिम करते समय चना, पानी में डालने से पहले सिकुड़ा रहता है ना, पानी में डाल दिया, सुबह देखा तो मोटे मोटे हो गए, खिल गए, क्यों, प्रासरण हुआ, प्रासरण। एक काम करना
उसी को, किसको, चने को नमक के पानी में गिरना, नमक के पानी में, नमक के पानी में डालना रात को, ठीक है ना, और सुबह को खाना। देखिए नमकीन स्वाद नहीं आएगा उसके अंदर से, क्योंकि अंदर नमक जाएगा नहीं। अरे रुको रुको जरा, सब्र करो। अब तुम सूखे चने में नमक डाल दोगे तो क्या पानी बाहर आएगा उससे उल्टा, जब पानी अंदर है ही नहीं। पहले पानी में गिरो उसको, नमक वाले पानी में, तो नमक का कण अंदर जाएगा नहीं, ओनली पानी जाएगा, तो क्या होगा, खिल जाएंगे दाने दाने, किसके, चने के। खाओगे ना तो नमकीन फिर भी नहीं लगेगा, नमक के पानी में दिया था फिर भी लगेगा, तो हल्का हल्का लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं वैसे तो, क्योंकि अंदर नमक के कण नहीं जाएंगे, वो विलायक कण होंगे ना, विलायक कण ओनली जाएंगे अंदर, विलायक के कण ओनली अंदर जाएंगे, तो जल के अणु गए, पानी है ना, तो नमक कहाँ गया, नहीं गया, तो आपको नमकीन नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखो अब आ जाओ आगे। तो ये ना कुछ दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होते हैं, किसके, परासरण के। पानी में डाल दिया, मटर चना फूल जाते हैं, किशमिश डाल देते हैं पानी में, फूल जाएगा। अब उसे निकाल के, उसको निकाल के जो फूल गया है रुई में रख दो, वापस से उड़ जाएगा, ठीक है ना। देखो आ जाओ, तो प्रासरण दाब हमने पढ़ लिया, अब सॉरी परासरण पढ़ लिया, अब अपन लोग देखेंगे प्रासरण दाब क्या होता है, ठीक है। तो लिखो हेडिंग प्रासरण दाब, ये लिखा नहीं था अभी तक, प्रासरण दाब लिखे हम लोग, अब हेडिंग है ना प्रासरण दाब, इसको अपन लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोले भाई इसको हम लोग। देखो इसके लिए मुझे फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ना। देखो ये इधर आ गया, फिर से हम लोग देखो, अरे यार थोड़ा गड़बड़ बना दिया हम इसको। दो बॉक्स बन गया भाई, ठीक है ना। अब हम दोनों बॉक्स पे एक एक पिस्टल लगा देंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। ये लगा दी पिस्टल, समझते हो पिस्टल, तुम्हारा वाला कट्टा नहीं, हमारा पिस्टल। अरे हमारा पिस्टल मतलब ये वाला पिस्टल वाला, कुछ और पिस्टल तुम समझने लगते हो। बस आजकल के ना लौंडे ना थोड़ा सा अलग बातें समझ जाते हैं, हम कुछ अच्छी बातें बताएंगे ना, वो अलग वे में लेके चलते हैं। ऐसे 10वीं के लौंडे पढ़ने आते हैं, मैं कुछ कहता हूँ साले कुछ और समझते हैं लौंडे के सामने। लड़कियां बैठे होती है ना सामने, कुछ और समझते हैं, हम कुछ और कहते हैं, कुछ और समझते हैं, और फिर हंसेंगे। हैं देखो, इस दोनों कंटेनरों को क्या करो, कनेक्ट कर दो एक दूसरे से। कनेक्ट कर दिया भैया, ठीक है। मिटा लें थोड़ा सा, मिटाना भी, हाँ भाई सुनो, गाना सुनो तुम मेरा। देखो ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना, और इनके बीच में लगा दिया अर्धपराग में झिल्ली। तुमसे हम एक सवाल पूछेंगे वाजिब, ठीक है लोंडो, क्या पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, SPM लगा दिया, और जवाब नहीं दिया ना तो बेटा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो ये हमारे पास है विलायक, इसके अंदर ओनली विलायक है, इसके अंदर विलियन है, ठीक लोंडो। देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास विलायक है केवल,
शुद्ध विलायक है, केवल जल जल है, ठीक है ना। ले भैया मजा आ गया, ठीक है। हम देखो इसके अंदर विलियन है, ये विलियन है। अब विलियन है तो उसमें क्या होंगे, विलय भी होंगे। क्यों? इसके अंदर विलय भी होंगे, और होंगे तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक। 1 मिनट में हवाई जहाज मोड पे लगा। तो विलियन, ये लाल लाल क्या है भाई, विलय के कण है, ठीक है ना। ध्यान रखना, कभी तुम कहने लगो पता नहीं क्या डाल दिया लाल लाल, सब काला काला डालते हैं, तुम लाल लाल डाल रहे हो। हम तो इसलिए बता रहे विलय कण है, ठीक है। नजर नजर तुमको न लग जाए हमारी, इसीलिए तुम्हें कम देखते हैं। नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर हम कम देखते हैं। क्या गाना है, बेहतरीन गाना है, कभी सुनना। इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाल रखी है इसकी पूरी वीडियो की, अपनी बाइक पे घूमते हुए मजे में। जिंदगी मस्त है, जियो जी भर के। मित्र जो मित्र, अल्लाह घर वाले पड़ोसी वड़ोसी दुनिया भर के लोग कहते हैं ब्याह कर लो ब्याह कर लो। स्कूल में टीचर एक से एक, साला उनको अपनी चिंता नहीं है, हमारी चिंता पहले है। अरे मुकेश जी ब्याह कब कर रहे हो? अबे यार खून पूछ जाता है, बताओ, गुस्सा हो जाता है। साले खुद तो जिंदगी खराब करके बैठे, अपने ब्याह करा के हमारी और खराब कराना चाहते हैं, बताओ। इतना बढ़िया जिंदगी यार, पढ़ रहे तुम लोग को है नहीं, पढ़ा रहे, देखो तुम लोगों को अपना मजे में काम चल रहा है, नहीं ब्याह कर लो, मजा आ रहा है। बताओ हमको बिना ब्याह करे तो हम क्यों करें ब्याह भाई? देखो अब बताओ, अच्छा दोनों के ऊपर इधर पे उधर भी इतना दाब देखो लग रहा है। यहां पर एक दाब लग रहा है एटमॉस्फेयर का, बताओ क्या होता है एटमॉस्फेयर? पी मतलब दाब, एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, लग रहा है ना इसके ऊपर। अब अभी तुम यहां पर बैठे हो, अभी तुम यहां पर बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। कितना लग रहा है बता? लो पता ही नहीं कितना दाब लग रहा है इसको, तो बता रहे। अरे एक एटीएम दाब लग रहा है तुम्हारे ऊपर, 1.013 बार में लग रहा है, तो 1.013 बार लग रहा है। हम जहां भी हैं अभी वायुमंडल में है ना, तो हमारे ऊपर वायुमंडलीय गैसों का दाब लग रहा है। वो दाब कितना माना गया है? उस दाब को माना गया है 1 एटीएम। यहाँ मैंने पी एटीएम लिख दिया, मतलब यही है एटॉमिक। ओ ये वो नहीं एटीएम वाला मशीन, ये एटीएम कौन सा है? वायुमंडलीय दाब। पी मतलब दाब, एटीएम मतलब वायुमंडल का, तो वायुमंडलीय दाब इसमें भी लग रहा है, ठीक है ना, दोनों ही विलयन पे। मुझे बताओ अब भी विलायक के अणु कहां से कहां फ्लो कर रहे होंगे? इसके अंदर विलायक के अणु है कि नहीं है? इसमें भी विलायक के अणु है और इसमें भी है, तो किधर के विलायक अणु कहां जा रहे होंगे बताओ? शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ प्रवाहित कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे ना? ठीक है, हम रोकना चाहते हैं उसको इधर आने से। भाई इधर विलायक के अणु ज्यादा है, इधर विलायक के अणु कम है, तो इधर जो विलायक के अणु है वो इधर आना पसंद करेंगे। इधर सांद्रता कम है, इधर ज्यादा है कि नहीं? तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक अणु की प्रवाह अपने आप स्वयं चालू हो जाती है। ये इधर के विलायक अणु उधर कब तक आते रहेंगे बताओ? जब तक कि दोनों ओर विलायक के अणु की सांद्रता बराबर न हो जाए। समझ में आई बात तुमको? अब इधर से विलायक अणु इधर आ रहे हैं, लेकिन हम आने देना नहीं चाहते। क्या करना पड़ेगा बताओ? हम चाहते हैं कि इधर के विलायक अणु इधर ना आए, ठीक है ना? तो क्या करें? ये इधर के विलायक के अणु जो है इधर के विलायक के अणु के साथ मिलना चाहते हैं, है कि नहीं? विलायक के अणु साले ये जो विलायक के जो अणु है ये गाना मस्त गाते हैं, इधर के विलायक अणु इनसे मिलना चाहते हैं, और हमने बीच में क्या लगा दिया है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, मतलब ये यहां से ये विलायक अणु आर पार जा सकते हैं। हम चाहते ना जाए। यहाँ के विलायक के अणु यहाँ के विलायक के अणु को देख के गाना गाता है, पलक रोके जमी रोके मगर हम रुक ना पाएंगे, दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। क्या मस्त बात नहीं है? केमिस्ट्री में साले ही गाना गाते, बताओ। मैं इमेजिन करता हूं कि इधर के विलायक के अणु इधर को पता है भागे भागे जाते हैं। चल तू बता, मान ले इधर ऊंचाई पर पानी है,
नीचे पानी आना है, तूने पानी को बांध लगा के रोक रखा है, तूने जैसे ही बांध तोड़ा पानी कहां जाएगा, कितनी तेज आता है ना, ऐसे लगता है जैसे कि एक तगड़ा लौंडा एक तगड़ी लौंडिया से मिलने जा रहा है तेजी से, कि ये कह दिया घर पे कोई नहीं आ जाओ ऐसे खतरनाक मोड़ में मिलने जाते हैं साले, ये ऐसे जाता है सच में, रुकता भी नहीं है, उधर से आता है कह रहा मेडिकल होके चलता हूँ, समझ गए, बड़ी स्मार्ट यार तुम। वो एक लेडी कहती है ना, समझ गई प्यारी, वही वाली बात हो गया। देखो इधर के ब्लैक कैनू कहां जा रहे हैं बताओ, मुझे रोकना है जाने से, कैसे रोकूंगा, इधर की तरफ दाब लगाना पड़ेगा अतिरिक्त, प्रासरण के दौरान, किसके दौरान, प्रासरण के दौरान विलायक के अणु की प्रवाह को रोकने के लिए विलयन की ओर दाब लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसे तो तुम रोक नहीं सकते ना, ये तो खुद इधर भगा जा रहा है कि नहीं, इधर रोकना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इधर हमें अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा पाई, पाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उस दाब को, जिस दाब को केवल हमें रोकना है भाई, इधर केवल हमें इतना ही दाब लगाना है कि विलायक के अणु इधर से इधर आने में, अगर आपने इधर ज्यादा दाब लगा दिया ना तो उधर भग जाएगा फिर अणु, उल्टा इधर के जो होंगे विलायक के अणु उधर भग जाएंगे, है कि नहीं। हमें यहां पर केवल उतना ही दाब प्रवाहित करना है, सॉरी प्रवाहित नहीं, उतना ही दाब आरोपित करना है जितना कि उधर से आने वाले विलायक को थम जा में रुक जा ऐसे रोक सके, ठीक है ना। उस दाब को हम लोग बोलते हैं प्रासरण दाब, क्या बोलते हैं उसे, इस डिस्प्ले की तो माँ की साला क्या हो रहा है, लो बहुत देर से डिस्प्ले में लाइन चल रही थी, हम रोक दिया। देखो सुनो, तो क्या होता है, अब हम इधर करते डिफाइन प्रासरण दाब, देखो वह दाब, अब लिखो बोलूं, वह दाब जो विलयन, जो वह अतिरिक्त दाब लिखो है ना, ऐसा नहीं, वह अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब जो विलयन की ओर लगाकर, विलयन की ओर लगाकर केवल विलायक के अणुओं, विलायक के अणुओं की प्रवाह, प्रवाह को रोकता है। तुम्हें प्रासरण को रोकना है, एक लौंडे को लौंडिया से मिलने से रोकना है, इतना बल लगाना है कि बस रुक जाए, टूटे नहीं, मतलब वापस इधर ना पहुंच जाए विलायक के कारण, केवल रोकना है। उस दाब को अपन लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। गली का बच्चा बच्चा जानता है इस दाब को, और गली का बच्चा बच्चा ही तो लगा रहता है, साल 13-14 साल के हुए नहीं लग जाते हैं ढूंढने में एक ना एक, है ना। हाँ मैंने खूब देखा, इतने इतने से लौंडे होते हैं, निब्बा निब्बी बन जाते हैं, देखो है ना, रोकता है, उसे प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है ना। उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं, जिसे, जिसे पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित करता है ना, किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कोई समस्या किसी को नहीं ना, नो प्रॉब्लम, ठीक बा। देखो छाप लो इसको फटाफट से। अब प्रासरण दाब जो होता है ये अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अगली ओर, ये तो हो गया सारा, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब अनुसंख्यक, अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि यह विलय के, क्योंकि यह विलय के
कणों की संख्या पर निर्भर करता है। नाक में दिक्कत चल रही है। विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, न कि प्रकृति पर, न कि प्रकृति पर ना, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये तो होते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? पेपर में एक लाइन में पूछ लेता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। फिर मत कहना बताया नहीं मास्टर ने, हम बता दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, प्रासरण दाब को मापने की कई विधियां हैं। पेपर की विधि है, ठीक है ना, मार्स की विधि है ना, मार्स और फ्रेजर की विधि है, और उसमें है बर्कले, बर्कले, बर्कले नाम है वैज्ञानिक का, बर्कले और हर्टले, हर्टले भी नाम है, बर्कले हर्टले ये नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है ना। इन्होंने विधि नापा था प्रासरण दाब को, ठीक है ना। तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में पुराने वाली में नहीं है ना, फिर आप लिख लो प्रासरण दाब, प्रासरण दाब को मापने की विधि, मापने की विधियां। तो कौन कौन सी विधियां हैं भाई? देखो, पहली विधि है किसकी? फोफरे है ना, फेफर, सॉरी फेफर की विधि है पहली, फेफर नाम भी कैसे सालों के, फेफर की विधि है ना। हाँ और क्या, दूसरी विधि इसकी निकल के आती है किसकी? मोर्स, हाल है, ठीक है ना। मोर्स और फ्रेजर, मोर्स तथा फ्रेजर विधि, फ्रेजर विधि, ठीक है ना। और तीसरी विधि इसमें बर्कले, बरकत नहीं हो घर में इसके, बर्कले और हर्टले, है ना, इनकी विधि है। फेफर, मोर्स, फेफर ओ फेजर, सॉरी, हाँ वो फेजर है, बर्बाद है वो, हाँ हाँ फेजर की विधि, ठीक है भाई। इन 3 विधि हमारे पास है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था? क्या था ये? आदर्श गैस समीकरण, है ना। जैसे ये होता है इसी प्रकार, इसी प्रकार प्रासरण दाब के लिए, किसके लिए? प्रासरण दाब के लिए, प्रासरण दाब के लिए क्या होता है? देखो, पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी, सॉरी एनएसटी होता है, पाई वी इज इक्वल टू एनएसटी, ये होता है। क्या होता है? अरे वो भी आएंगे यार एनसीईआरटी में, जो वो आएंगे तो हम तुमको एक्स्ट्रा बता रहे, ठीक है ना, जो बुक में नहीं है एनसीईआरटी में। पाई यहाँ पर क्या है? जान ही गए होंगे, पाई है प्रासरण दाब। बुक में थोड़ा सा वो है ना, वो सिखाऊंगा, ये बुक से थोड़ा सा अलग है, जो कि इससे से हम लोगों ने सबसे पहले इसी से नापा था, बर्कले और हर्टले की विधि है ना, तो उसने इस ऐसे निकाल के दिया था एग्जैक्ट विधि, ठीक है ना। और यहाँ पर एन क्या है जानते हो? मूल संख्या। और एस यहाँ पर क्या है? विलियन स्थिरांक। क्या है? विलियन स्थिरांक। यहाँ पर गैस था स्थिरांक, है ना, यहाँ पर क्या है? विलियन स्थिरांक। समझ में आया तुमको बात कि नहीं आया? हाँ, और एन तो तुम्हें बताने की जरूरत है कि है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो ये हमारा क्या था? बर्कले का विधि इसने दिया था गधे ने, ठीक है ना, कि तुम भैया ऐसे निकालोगे क्या? प्रासरण दाब, ठीक है ना। लेकिन हमारी एनसीईआरटी इस चीज को पढ़ाती नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है, पेपर में भी नहीं आएगा, लिखो पढ़ो भूल जाओ, ठीक है ना। तो क्या पढ़ाती है हमारी एनसीईआरटी? पढ़ाती है प्रासरण दाब की परिभाषा कुछ ऐसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब खाली वो वाला नहीं था एनसीईआरटी में, बाकी ऊपर सब था जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा जो एनसीईआरटी देती है अनुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, वो देखो क्या देती है? वो देती है तुमको कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप T पर क्या होता है? विलयन का
प्रासरण दाब विलयन का प्रासरण दाब, ठीक है ना, विलयन का प्रासरण दाब। अच्छा विलयन कौन सा होगा, डाइल्यूट, यहां लिख देना तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन या फिर ब्रैकेट में आदर्श विलयन भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आदर्श विलयन के लिए का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता यानी कि मोलरता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अरे बात समझ में आया तुमको, ठीक है ना। दिए गए तापमान के लिए कह लो या फिर निश्चित ताप पर कह लो, बात एक ही है। देखो तो पाई को बताया गया किसके समानुपाती, टी के और सी के, ठीक है भाई, टी के और सी के, मतलब दिए गए तापमान पर होगा ना, तो तापमान टी हो गया और सी क्या हो गई, सांद्रता हो गई, यानी कि मोलरता। तो हम जैसे ही इसको हटाएंगे यहाँ पर आर लगाएंगे, टी और सी, आर क्यों आ रहा है, इसमें वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रासरण जो है हमारे पास, प्रासरण दाब ये हमारा देखो इधर है कुछ ऐसे है, तो पाई इज इक्वल टू सी क्या है, सी हमारी मोलरता है ना, तो एन बटे वी होता है फॉर्मूला, याद आया मोलरता का, भाई विलय के मोल संख्या बटे आयतन नहीं आता, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन बटे वी आर टी, समझ में आया। तो ये हमारी फॉर्मूला होता है किसके लिए, तो प्रासरण दाब के लिए, है ना। पाई यहां पर है प्रासरण दाब है भाई साहब, वी यहां पर है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आर यहां पर क्या, सार्वभौमिक, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है ना। आर का मान हम क्या करेंगे यूज, 0.0821 होता है, हाँ ये लिख रखा है, हाँ वो आसपास यहीं तक आता है ना, हाँ अच्छा इसमें इसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, समझ में आया। अब आर ये हो गया, टी तो तुम जानते ही हो बचपन से, है ना, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERATURE है, ठीक है ना, टेम्परेचर, तापमान बोल दो हिंदी में, ठीक है भाई। अब ये बताओ प्रासरण दाब यार क्यों करते हैं यूज, क्यों कहाँ काम आता है ये, प्रासरण दाब काम कहाँ आता है, तो किसी ने कहा कि प्रासरण दाब का यूज हम लोग विलय की मोलर भार निकालने के लिए करते हैं। किसी ने पूछा, बच्चे ने मुझसे पढ़ाने के लिए पढ़ा था कि भैया इसका यूज कहाँ होता है, तो हमने कहा किसी विलय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए करते हैं इसका यूज। तो एक बच्चा होशियार था, दूसरा उसने मुझसे पूछ लिया तुरंत ही, सर जी ऐसा है, विलय का मोलर भार तो आप डेल्टा टीबी से भी निकलवा रहे थे, डेल्टा टीएफ से भी निकलवा रहे थे, तो इसकी क्यों पड़ गई जरूरत। मैंने कहा रुको जरा बेटा, रुको सबर करो, बता रहे हैं। उससे हम लोग छोटे छोटे अणुओं का भार निकालते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है ना, यूरिया, सोडियम क्लोराइड है ना, ऐसे विलय जो कण होते हैं सूक्ष्म, इसका यूज हम लोग बड़े बड़े वृहद कण, वृहद मतलब बड़े, मैक्रो अणु, वृहद अणुओं मतलब प्रोटीन, पॉलीमर, क्या होता है पॉलीमर, पॉलीमर हिंदी में क्या बोलते हैं, बहु अणु बोलते हैं ना, बहुलक बोलते हैं, तो बहुलकों का और प्रोटीनों का द्रव्यमान निकालना होता है ना, तब हम इसका प्रयोग करते हैं प्रासरण दाब का। तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है, क्या पूछता है पता है, मैं तुमको बता रहा हूं ये बात, अंदर की बात जो पेपर में आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो तुम किसी की भी ना लंका लगा सकते हो पूछ कर क्वेश्चन। किसी ने कहा हमको पूरा आता है विलयन चैप्टर, तुम पूछना अणु संख्या गुणधर्म आता है, वो बोलेगा आता है, तुम कहना
बता, ऐसा कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसका प्रयोग प्रोटीन बहुलकों जैसे बड़े बड़े वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साहब कि प्रासरण दाब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर ठीक से नहीं पढ़ा होगा उस बच्चे ने तो वहीं घिरनी खाकर गिर जाएगा नीचे। घुरनी समझते हो? घिरनी घुरनी। हिरनी के जैसे तेरे चाल है, वो बाल है, सॉरी क्या बाल है, हमको गाना ठीक से नहीं आता यार, लेकिन गाना बढ़िया है। ठीक है भाई, आया तुमको? लिखो, प्रासरण दाब का उपयोग, प्रासरण दाब के इस विधि का उपयोग, दाब के इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग मत लिखो, प्रयोग लिखो, प्रयोग वृहद अणुओं, वृहद, हमको यार वृहद नहीं आता लिखना हिंदी में, वृहद कैसे लिखते रहे दिखाओ हमको। हाँ हाँ आ गया, अरे वृहद है ना, हाँ हाँ वृहद। बेटा अब हम बुक में देख के लिख रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। वृहद अणुओं जैसे प्रोटीन, प्रोटीन पता है इतनी लंबी श्रृंखला होती है, लंबी लंबी अणु के बने होते हैं, अमीनो अम्ल होता है उसके अंदर। प्रोटीन बहुलक, बहुलकों, एंजाइम, एंजाइम का जानते हो ना, एंजाइमों आदि का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक वर्ड होता है सेलुलोज, जानते हो क्या होता है सेलुलोज? सेलुलोज तुम लोग बायोलॉजी के तो हो नहीं बच्चे, खैर मैं तो बायो मैथ दोनों का हूँ, मुझसे तो कुछ ही पूछ लो, बायोलॉजी का मैथ का वर्सटाइल। सेलुलोज क्या हमारे अंदर होता है? चलो तुमसे क्वेश्चन पूछा हूँ सिंपल, सेलुलोज क्या होता है भाई? तुम जो खाते हो ना ये चीजें, सब्जियां, ये सब सेलुलोज खाते हो, प्लांट्स बने ही सेलुलोज के होते हैं, उसके अंदर भी ये होता है ग्लूकोज वगैरह है। हमारे अंदर क्या होता है? सेलुलोज नहीं होता हमारे अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सेलुलोज बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती है ना, जैव अणु होते हैं सब ये, तो जैविक अणुओं का मोलर भार निकालते हैं। प्रासरण दाब से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पेपर में, सीबीएसई बोर्ड में, कि विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल यू अप्लाई टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पॉलीमर्स, सेलुलोज, एंजाइम्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन हिल गए थे बच्चे, देखा अंग्रेजी में आती है ना, मैं दोनों में से पे पढ़ा देता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ऐसा टीचर खतरनाक, हिंदी में पढ़ लो मुझसे, अंग्रेजी में पढ़ लो, किसी में पढ़ लो, सब में पढ़ा देता हूँ। है क्या? नहीं हमको आता है, हम पढ़ा देंगे तुमको। देखो हम अपने चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डालते हैं ना, देखो अंग्रेजी मीडियम को भी हम डालते हैं ये पूरा चैप्टर, देखो। अरे समझ में आए कि नहीं आया बताओ? भेजे में घुस गया? तो इस प्रकार से हम क्या यूज करते हैं बताओ? प्रासरण दाब, ठीक है ना। किसके किसके लिए काम में आता है ये? अरे बताओ किसके लिए काम आता है? प्रोटीन जैसे विलय का, है ना, मोलर भार निकालने के लिए। अब आता है इसमें बेस्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, आसान से है, तुम कर लोगे, ठीक है। आ जाओ लेते हैं उसको। चलो मैं क्वेश्चन ले आऊँ बोर्ड पे, है ना। अरे कहाँ खोल दिया यार, देखो एनसीईआरटी 12th का है इसमें, इंग्लिश हिंदी तरह। आओ तुम्हारा चल रहा है पहला चैप्टर, है ना। अरे 11th क्लास खोल दिया यार हम। 11th क्लास खोल दिए, 12th क्लास कहाँ है? केमिस्ट्री हिंदी, लो इसमें ही नहीं, इधर है।
ये हिंदी क्या है? ला भैया खुल गया। अरे ये केवल थर्ड चैप्टर है। राशन आपका है ना, तो वही तो छोड़ता हमने। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो है ना। आज ऐसे करते हैं, तुम लोग ना वरना बिना क्वेश्चन के ना घबरा जाओगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। भाई न्यूमेरिकल क्या करो तुम लोग, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करोगे तभी तुम्हें क्या होगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आएगा, वरना नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है, प्रोटीन, तो क्वेश्चन ही प्रोटीन के ऊपर है, देख रहे हो क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रोटीन के 200 फीट लाइनिंग क्यों आती है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है ना। देखो तुम करना घर पे कोशिश, जो क्वेश्चन बुक में और है, ठीक है ना। कह रहा है प्रोटीन है कितना जलीय विलयन में, यानी कि देखो ये V है, V फॉर आयतन, 200 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब कह रहा है 1.26 ग्राम है प्रोटीन, तो दिया गया भार किसका है, प्रोटीन का। ये विलय होगा ना, तो यहाँ पर मैं विलय लिख रहा हूं, देखो। अरे विलय को तो हम B बोलते हैं ना, भूल गए थे हम तो। 1.26 ग्राम है कि नहीं, और 300 केल्विन पर, तो तापमान कितना बताओ, 300 केल्विन। अच्छी बात है, किसने केल्विन में दे रखा है पहले से। अब कह रहा है विलयन, इस विलयन का प्राथमिक ताप कितना है बताओ, यानी कि पाई का मान तुम्हें दे रखा है 2.57 -3 बार है ना। अब तो बार में दिया है इसने, 4 का मान है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, प्रोटीन का ये लो MB निकालना है कि नहीं, तो इसीलिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो तो पाई इक्वल टू क्या था बताओ, N/V RT है ना। चलो अच्छी बात है, दे रखा है इसने, ये दे दो भैया हमें, का मतलब। तो पाई इज इक्वल टू, तो इसको खोलो, मोलर संख्या नहीं है, तो विलय के मोल दिया गया भार बटे मोलर भार है कि नहीं विलय का, गुना V, और ये RT हो गया, नहीं हो गया। अब तुमको तो ये निकालना है, सब इधर भेजना पड़ेगा, तो पाई गुना MBV बटे कौन आएगा, RT। अरे नहीं आएगा MB, मोलर भार, तुम्हें मैथ के बालक क्या यार तुम, देखो तो MB इक्वल टू, देखो ध्यान से, पाई का मान कितना देखा है इसने, 2.5 इंटू, अच्छा 7 भी है, -3 है ना। और थोड़ा मैं इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है ना, जगह नहीं है ना इसलिए। देखो अब कौन से बताओ, M मोलर भार है। अरे यार ये हम बर्बाद हो चुका है ना, यहाँ तो ठीक है, तब बताओ यहाँ पर चेंज करना है, WV करना है। अब तुमको चाहिए कौन, विकास आ गया, मतलब अब यार, मतलब यहाँ पे WB आएगा, हमको मोलर भार तो निकालना है। हम कहे प्रोटीन को मोलर भार हम कहाँ से लाएंगे भाई, है ना। तो MB हम ठीक लिखे थे, WB कितना है 1.26 ग्राम, देखो हाँ लिख दिया, पावर में लिख दिया, गुना 1.26 ग्राम है कि नहीं, ग्राम में लिखो इसको। V कितना है, आयतन। अच्छा आयतन देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब है भैया, लीटर में चाहिए, तो लीटर में बदलेंगे 1000 से भाग करना पड़ता है। 200 बटे कितना, कितना आ रहा है, 0.002, 1000 से भाग देंगे ना, हो गया ना। 1000 से भाग करेंगे भाई, करेंगे लीटर में चेंज, क्यूबिक सेंटीमीटर से, तो 0.2 लीटर आ गया, ठीक है ना। देखो सर, और कौन था ऊपर, बस R कितना है 0.083 है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। अच्छा इसकी यूनिट तो ये बार में था ना, ये जो प्रासरण दाब है ये था किसमें, बार में था,
तो भैया देखो यूनिट ना यार साथ में रख लेना, आंसर बहुत अच्छा मिलता है देखने को बच्चों को, है ना। तुम्हें क्या दिक्कत, जब तुमको सब कुछ आता है तो रखने से क्या दिक्कत है ना। टीचर को नंबर काटने का मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, है ना। अब देखो, अब बताओ मोलर भार का जो यूनिट होता है, इकाई ग्राम पर मोल होता है ना। अगर आपने सब कुछ यहाँ ठीक रखा है तो ग्राम पर मोल बच के सब कट जाएगा। देखो लीटर से क्या हुआ, खत्म लीटर, बार से बार खत्म, पर केल्विन से अबे तापमान कहाँ गया इसमें से, टी, यहाँ तक तापमान भी तो आएगा 300 केल्विन। देखो देखा कितना फायदा हुआ यूनिट से, के नहीं मिला मेरे को, तुरंत याद आया के कहाँ गया इसमें से, तापमान देखो रख दिया मैंने, है ना। अब बताओ कितना के क्या हुआ, खत्म हो गया। करो सॉल्व इसको, देखो। हाँ भाई, अब तुमको हल दो, ग्राम बचा ऊपर और यहाँ क्या बचा, मोल। तो ग्राम पर मोल आना चाहिए था ना, यूनिट में गड़बड़ चल रही है। ग्राम पर मोल ऊपर चला जाएगा नहीं, अच्छा ऊपर जाएगा, है ऊपर जाएगा तो मोल ही आ जाएगा। एक पर मोल क्यों आएगा फिर, अबे आर ऊपर रहेगा गधों, तुम गलत निकलवा दिए हमसे। आर, हाँ आर ऊपर रहेगा, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब आर ऊपर रहेगा। देखो गलत निकलवा दिया, एम नीचे है ना, एम कहाँ है, अरे यार हम सबसे बड़े वाले हैं, इतने दिन हो गए हमें करते हुए सवाल, फिर भी देखो हम गलती करते हैं। देखो एम बी निकालना है ना, सिंपल एम बी को इधर लाओ, एम बी को इधर लाओ, और डब्ल्यू बी आर टी अपॉन क्या हो गया, पाई भी, नीचे ओनली पाई भी आएगा यार, क्या गड़बड़ कर दिया है साला। देखो एफ बी बराबर ये हो गया, अब सारे वैल्यू पुट कर दो इसमें, कर दिया। तो एम बी को बताओ कितना बना, देखो डब्ल्यू कितना है 1.26 ग्राम, आर कितना है, ये आर का है तो ए बोलना, मैं बोल रही आर का है, आप तुम्हें याद करना है ना, 0.083 क्या था, लीटर केल्विन, अरे हसरे बताओ, और लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अच्छा और बताओ कौन है इसके अंदर, टी, अच्छा टी भी है, 300 केल्विन कर दे, कर दे, चलो ठीक है, इंटू 300 केल्विन। अच्छा बताओ अपॉन में कौन आएगा, पाई कितना है 0.2 लीटर। अच्छा बताओ पाई हो गया, वी कितना है, अब पाई, अच्छा ये तुम्हारा वी हो गया, पाई कितना है, पाई है 2.57, पावर कितना 10 की -3 इंटू में 10 की पावर -3 बार, है ना। आ जाओ रे, अब काटेंगे, ये काटेंगे, देखो यूनिट काटने बहुत आता है मेरे को मजा है। वी लिखा तो इधर 0.2 लीटर, और का देखो एल से एल खत्म, मिलो यार फटाफट से, बार से बार खत्म, केल्विन से खत्म, ग्राम पर मोल बचा नहीं बचा। देखो इकाई रखने से ये फायदा होता है ना, गलतियां मिल जाती है तुरंत ही, है ना। तो मोलर भार बराबर प्रोटीन का गुना होना कर ले, देखो 300 गुना करो इसकी इसमें, और धैर्य पर यहाँ पर आंसर ले आओ, ठीक है ना। देखो भाई 1.26 की गुना करो किसमें, 0.083 में, ठीक है ना, और गुना करो फिर 300 में, ठीक है, और फिर इधर कितना ले आओ, इधर 0.2 की गुना करो 5 पॉइंट कितने में, मैं भौंकना 2 गुना 5.7 और कितना है -3 में ग्राम पर मोल। और इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर लाके देगा, ये सॉल्व खुद से करना, पक्का आंसर आएगा, ठीक है ना। करो कॉपी, देखो भैया ना, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, हाँ भाई दो, इसका आंसर आएगा 61,022 है ना ग्राम पर मोल, ठीक है ना, हाँ ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद में ना ये हमारे पास कुछ इसके अनुप्रयोग है हमारे, ठीक है ना, किसका, प्राशन दाब का, ठीक है ना, थोड़ा हम लोग ये सीखेंगे, और इसको सीखने के बाद में हमारे पास आएगा प्रतिलोम प्रासरण। क्या आएगा, प्रतिलोम प्रासरण के बाद में असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, इसी में आता है। हाँ भाई
1.12 तुम्हें ये क्वेश्चन करना है घर पे, ठीक है। 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml है ना, लीटर में बदल लेना। जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के प्रसरण दाब का पास्कल में ज्ञात करना है। किसमें? तुम्हारा जो निकल के आएगा आंसर वो बार में आएगा। किस में आएगा? बार में आएगा, क्योंकि आपने वहां पर आर का मान बार में रखा होगा। तो बार को पास्कल में कैसे करते हैं चेंज, तुम्हारी जो किताब है एनसीईआरटी की है ना, उसमें सबसे लास्ट में दिया होगा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना, कि एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, तो उसमें देखना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, ठीक है ना, बेहतरीन टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।